यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष करके हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। खास करके BRABU बिहार यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रथम सत्र की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी हुई है और सत्र आपका जो अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि सिलेबस नहीं मिल चुका है। मिला भी है तो बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मिलने वाली सिलेबस है वह इंग्लिश मीडियम में है, जिसके वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं आपके सामने इस बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष की जो सिलेबस है उसको एक एक करके हिंदी में लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सिलेबस बहुत ही आपके मनोनुकूल होगा, जो आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ शुरू से आखिर तक बने रहें, जिससे कि आप इससे रिलेटेड सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो कैसा लगा हमारा यह प्रयास हिंदी मीडियम में मिलने वाले इस बीएड सिलेबस के लेकर के जो हमारा आपके साथ प्रस्तुति है वह कैसी लगी, इस पर आप निश्चित रूप से कमेंट्स करेंगे। आपको यदि किसी और भी कोर्स संबंधित जानकारी चाहिए, बीएड से सिलेबस से, पढ़ाई से, नोट्स संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें बेझिझक अपने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से सूचना भेज सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का हमारा यह बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको मैं हिंदी मीडियम में आपके साथ शुरू कर रहा हूं। हमारा पहला कोर्स जो यहाँ आप देख रहे हैं कोर्स नंबर 1 है और कोर्स कोड 4 है तथा सैद्धांतिक अंक 80 है और प्रायोगिक अंक 20 है। अर्थात इसमें थ्योरी जो पेपर होगी 80 अंक के होंगे और प्रायोगिक पेपर अर्थात जो असाइनमेंट होगा वह 20 अंक का होगा। बीएड प्रथम वर्ष का यह जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसे कोर्स कोड 1 कहते हैं, इसका नाम रखा गया है बाल्यावस्था और उसका विकास। बाल्यावस्था और उसका विकास, इसके तहत कोर्स 1 में हम लोग यहाँ देख रहे हैं यूनिट 1 में दिया गया है बाल्यावस्था की समझ। बाल्यावस्था की समझ क्या है, कैसी है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक रहता है यूनिट 1 का बाल्यावस्था की समझ में। बाल्यावस्था की समझ विकासात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है, बाल्यावस्था के आयाम जिसमें हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पर पढ़ेंगे। उसके बाद है बाल्यावस्था के प्रमुख घटक। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, परिवार, पड़ोस, समुदाय एवं विद्यालय। अगला पॉइंट है कि बालक एवं बाल्यावस्था, यह बिहार के वास्तविक संदर्भ में आपको जानकारी लेना है अपने टीचर से या अपने पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में बताएं कि पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं। उसके बाद बारी आती है कि अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वह है कि आनंददायी बाल्यावस्था के धारणा। आनंददायी बाल्यावस्था की धारणा, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे मुख्य संवाद एवं शैक्षिक निहितार्थ। आनंददायी बाल्यावस्था की धारणा, इसमें आते हैं मुख्य संवाद एवं शैक्षिक निहितार्थ। उसके बाद अगला टॉपिक है जो यूनिट 1 का है, वह है कि व्यक्तिक विकास के आयाम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषायिक, सामाजिक एवं नैतिक, इनके अंतः संबंध एवं शिक्षकों के लिए निहितार्थ, जिसमें हमें 3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है, पियाजे, एरिक्सन और कोल्हनबर्ग। इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है और इस प्रकार यूनिट 1 का आपका सिलेबस पूरा होता है। अब यूनिट 2 में चलते हैं। क्या होता है, वह है कि किशोरावस्था की समझ। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था की बारी आती है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका पहला टॉपिक है यूनिट 2 का किशोरावस्था, धारणा, रूढ़ि और समग्र रूप में समझ की आवश्यकता। दूसरा पॉइंट है मुख्य मुद्दे, वृद्धि एवं परिपक्वता, स्वभाव एवं देखभाल, निरंतरता एवं अंतर्निरंतरता, अनिरंतरता। उसके बाद अगला पॉइंट है किशोरावस्था के रूप में अध्यता। किशोरावस्था के रूप में अध्यता, विकास के चरण शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, वृद्धि एवं विकास के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर विकासात्मक कार्य। अगला पॉइंट है किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक। और फिर अगला पॉइंट हो जाता है किशोरावस्था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्रियाकलाप, महत्वाकांक्षा, अध्येयता एवं द्वंद्व और चुनौतियाँ। अगला पॉइंट है कि बिहार में किशोरों की
प्रासंगिक सत्यता क्या है? किशोरों में बिहार के किशोरों की प्रासंगिक सत्यता क्या है? और अगला पॉइंट है यूनिट 2 का आखिरी पॉइंट है कि किशोरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? शिक्षकों की भूमिका, परिवार, समुदाय एवं राज्य भूमिका पर संवाद। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। क्या कहता है यूनिट 3? इस पर ध्यान देना है। पहला है यूनिट 3 का जो टॉपिक है वह हेडिंग है कि समाजीकरण एवं अध्येता संदर्भ की समझ। इसमें मुख्य बिंदु है कि सामाजिक समझ। दूसरा बिंदु है कि घर के संदर्भ में समाजीकरण अर्थात पारिवारिक सामाजिक संस्था के रूप में पालन पोषण का ढंग और उसका प्रभाव। और अगला है अभिभावकीय उम्मीदों एवं मूल्यों का प्रसारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है सामाजिक और समुदाय का संदर्भ, पड़ोस, विस्तारित परिवार, धार्मिक समूह एवं उनकी सामाजिक प्रक्रिया। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखते हैं कि यह तीसरा यूनिट का अगला पॉइंट है समाजीकरण और स्कूल का संदर्भ। समाजीकरण और स्कूल का संदर्भ, इसमें क्या है? विद्यालय प्रवेश का प्रभाव, विद्यालय एक सामाजिक संस्थान के रूप में और बिहार में इसकी धारणा, स्कूल संदर्भ में मूल्य का निर्धारण। अगला पॉइंट है पहचान निर्माण प्रक्रिया में विद्यालय की पढ़ाई लिखाई, आरोपण, अभिग्रहण, विकास। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट लिंग पहचान और समाजीकरण में वह है कि क्या परिवार, स्कूल, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के अभ्यास, साथ ही साथ लड़कियों की पढ़ाई लिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में विषमताएं एवं प्रतिरोध और दाखिला, धारण व बहिष्कार के मुद्दे। दाखिला, धारण व बहिष्कार के मुद्दे। चलिए आगे है यूनिट 4। इसमें देखते हैं क्या कहा जाता है। अध्यता में विभिन्नता की समझ। अध्यता में विभिन्नता की समझ, इसमें क्या है देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आधारित अध्यता, विभिन्नता, घरेलू एवं अनुदेश की भाषा का अध्यता पर प्रभाव। उसके बाद अध्यता का वैकल्पिक सांस्कृतिक पूंजी का प्रभाव। नेक्स्ट है अध्यता की व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसमें बहुबुद्धि, सीखने के तरीके, स्व अवधारणा, स्व सम्मान, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, कौशल व दक्षता, रुचि, मूल्य नियंत्रण और व्यक्तित्व का स्थान विशेष। आगे का अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अलग तरह से योग्य अध्येता की समझ। मंद गति के अध्येता, डिस्लेक्सिक अध्येता। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके कौन कौन से हैं? जांच, अवलोकन, निर्धारण मापी, स्वप्रतिवेदन। और आखिरी है यूनिट 4 का, वह है कि व्यक्तिगत भिन्नता हेतु प्रबंधन क्या है? समूहन, व्यक्तिक अनुदेशन, निर्देशन एवं उपबोधन, सेतु, पाठ्यक्रम, संवर्धन, गतिविधि और क्लब। इस प्रकार यूनिट 4 पूरा होता है। यह जो हमारा फर्स्ट पेपर C1 है उसका आखिरी यूनिट है, 5वां यूनिट। उसमें हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। अधिगमकर्ता पहचान का विकास, 5वां यूनिट है। अधिगमकर्ता पहचान का विकास कैसे होता है? पहचान निर्माण की समझ, विविध सामाजिक एवं संस्थागत संदर्भ में विविध पहचानों का आविर्भाव, आंतरिक सशक्त की जरूरत और द्वंद्व की स्थायित्व व्यवस्थित करना। अगला पॉइंट है समूह एवं व्यक्तिगत पहचान निर्माण के निर्धारक समाजक कोटि जैसे कि जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा और आयु। फिर अगला पॉइंट है शिक्षकों और विद्यार्थियों में पहचान निर्माण में विद्यालय संस्कृति एवं लोकाचार, शिक्षण अधिगम अभ्यास एवं वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद तथा मूल्यांकन अभ्यास। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल्य प्रणाली एवं विद्यालय के प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। और आखिरी है समन्वय समूह, मीडिया, प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का पहचान और निर्माण के प्रभाव।
तो इस प्रकार आपने देखा C1 पेपर, प्रथम पेपर जो बीएड का है वह पूरा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा पेपर है। अब पेपर हमारे पास आ रहा है, वह पेपर आप देख सकते हैं। यह पेपर है कोर्स 2, कोर्स क्रेडिट 4 है। सैद्धांतिक अर्थात थ्योरी पेपर जो आप लिखेंगे 80 नंबर की होगी, और प्रायोगिक या फिर असाइनमेंट जो होगा वह 20 नंबर का होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं यूनिट 2 क्या है। कोर्स 2 में आप देखेंगे कि इसे कहा जाता है समकालीन भारत और शिक्षा। कोर्स 2 जो हिंदी माध्यम में आपके पास है वह है समकालीन भारत और शिक्षा। यह भी 5 यूनिट में है। पहला यूनिट है कि शिक्षा की अवधारणा एवं बृहद उद्देश्यों की समझ। शिक्षा की अवधारणा एवं बृहद उद्देश्यों की समझ, जिसका पहला टॉपिक है अवधारणा। अवधारणा में क्या है? शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रिया, स्कूल में पढ़ाई, अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा देना। अगला पॉइंट है शिक्षा के रूप, जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक 3 तरह के होते हैं। फिर है उद्देश्य। उद्देश्य में है कि अर्थ एवं प्रकार्य। उसके बाद है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, व्यक्तिक संबंध, शिष्यों के उद्देश्य, समाज राष्ट्र संबंध में शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य के बीच दार्शनिक विरोधाभास एवं उनके विश्लेषण। तो यह था यूनिट 1 के टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 है कि भारतीय शिक्षा के नियामक और निर्देशात्मक दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। पहला है कि भारतीय शिक्षा का निर्देशात्मक अभिविन्यास, एक ऐतिहासिक खोज। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आदर्श पर चिंतन प्रस्तुत करने वाले सैद्धांतिक प्रावधान, जिसमें प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय मुख्य हैं। अगला पॉइंट है कि भारत एक विकासशील राज्य रूप में। इसमें है दृष्टि, प्रकृति एवं खास गुण, प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष नागरिकता, संघीय ढांचा, शिक्षा पद्धति के निहितार्थ। और अगला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रयोजन, जिसमें हम देखते हैं कि निर्देशात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा और शिक्षा आयोग जो 1964 से 1966 के बीच में पूछा गया था। और जो सेकेंड यूनिट का आखिरी पॉइंट है उभरते विचार, वह कौन कौन से हैं? राजनीतिक प्रक्रिया और शिक्षा के बीच। दूसरा है आर्थिक विकास और शिक्षा के बीच। और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के बीच। इस प्रकार यूनिट 2 आपका पूरा होता है कोर्स 2 का। यूनिट 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है कि शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण व दार्शनिक पद्धतियाँ। इसका पहला पॉइंट है दर्शन और शिक्षा, जिसमें हम लोग दर्शन का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे, दर्शन की शाखाएं एवं उनका शैक्षिक समस्याओं और मुद्दों के साथ संबंध। दूसरा पॉइंट है दार्शनिक पद्धतियाँ, जिसमें दर्शन के प्रकार आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद एवं मानववाद, यथार्थ ज्ञान एवं मूल्य की अवधारणा के विशेष संदर्भ में उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि और अनुशासन हेतु शैक्षिक निहितार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 है कोर्स 2 का। वह क्या कहता है इस पर ध्यान दीजिएगा। यूनिट 4 कहता है कि शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण, शैक्षिक विचारक। इसमें पहला यूनिट है कि निम्न विचारकों के द्वारा शिक्षा के दर्शन एवं उपयोग के मुख्य गुणों के रखे प्रकार और विहंगावलोकन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दार्शनिक विचारक में रविन्द्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, जे कृष्णमूर्ति और गिजुभाई बघेल। और आखिरी है पाश्चात्य विचारक में प्लेटो, रूसो, डीवी, फ्रॉवेल और मारिया मोंटेसरी। इस प्रकार आपने देखा यूनिट 4 पूरा होता है। अब यूनिट 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? यूनिट 5 कहता है कि समकालीन भारतीय स्कूल के तरीके, विचार और मुद्दे। समकालीन भारतीय स्कूल के तरीके और विचार तथा मुद्दे। इसके जो मुख्य पॉइंट है वह विद्यालय शिक्षा का सर्वव्यापीकरण। विद्यालय शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, जिसमें शिक्षा का अधिकार एवं सर्वव्यापी पहुँच है।
पहला है सर्वव्यापी नामांकन, सर्वव्यापी ठहराव, सर्वव्यापी उपलब्धि के मुद्दे, और दूसरा है क्षमता एवं समानता के मुद्दे। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि उक्त चर्चा का विशेष संदर्भ भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विशेष करके बालिकाओं व कमज़ोर वर्ग के साथ साथ अलग तरह के योग्य डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों के लिए। ये था यूनिट 5 का पहला टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या कहा गया है, वह यह है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं समानता के अर्थ व संवैधानिक व्याख्या। दो में है असमानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति साथ ही साथ प्रभावकारी समूह व अल्प समूहों से संबंधित मुद्दे। तीसरा पॉइंट है विद्यालयों में असमानताएं, जिसमें सरकारी निजी स्कूल, ग्रामीण शहरी स्कूल, एकल शिक्षकीय स्कूल और कई तरह के विद्यालय पद्धति के असमानता के मुद्दे एवं असमानता को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाएं। और चौथा है विद्यालयी शिक्षा में भेदकारी गुण, जिसमें विद्यालय गुणवत्ता में अंतर। और अगला पॉइंट है सामान्य स्कूल पद्धति के विचार तथा शिक्षा का अधिकार, कानून विधेयक व इसके प्रावधान। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोर्स 2 के आपके 5 यूनिट पूरे हो जाते हैं। अब हम लोग कोर्स 3 के बारे में देखते हैं कि क्या है हमारा कोर्स 3। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कोर्स 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और कोर्स क्रेडिट है 4 नंबर, सैद्धांतिक 80 नंबर और प्रायोगिक 20 नंबर। अर्थात थ्योरी आप लिखेंगे 80 नंबर के, और असाइनमेंट या प्रैक्टिकल जिसे कहा जाता है वह आपको 20 अंक मिलेंगे। टोटल 100 नंबर के पेपर हैं। कोर्स 3 क्या कहता है, इसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण। इसका नाम क्या है, अधिगम एवं शिक्षण। इसके यूनिट 1 में देखते हैं कि कहा गया है कि अधिगम, प्रकृति, प्रकार एवं रणनीतियाँ, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसका पहला टॉपिक है अधिगम के प्रकृति एवं अवधारणा, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम, मौखिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अधिगम सिद्धांत और समस्या समाधान। ये थे टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 कहता है बुनियादी मान्यता एवं अधिगम सिद्धांत के प्रासंगिकता का विश्लेषण, व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं मानववादी अधिगम सिद्धांत। तीसरा है ज्ञान की रचना की प्रक्रिया अधिगम, जिसमें हम लोग अधिगम हेतु रचनावादी उपागम। और चौथा है अधिगमकर्ता के योग्यता तथा विद्यालय प्रदर्शन से अधिगम का संबंध। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 पॉइंट्स हैं यूनिट 1 के। अब दूसरा देखते हैं यूनिट 2 क्या कहता है। यूनिट 2 है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम के प्रबंधन कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है अभिप्रेरणा की अवधारणा, उसके बाद है प्रकार एवं इसे बढ़ाने की तकनीक, उसके बाद है स्वास्थ्य, नींद, कार्य की कठिनाई, विषय वस्तु एवं अध्ययन की आदत जैसे कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है अधिगम विधि का प्रभाव, जिसमें आंशिक एवं पूर्ण अधिगम, उसके बाद है सतही एवं गहन अधिगम, पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर प्रभाव तथा अधिगम स्थानांतरण की रणनीतियाँ। उसके बाद हमारा टॉपिक है वर्ग कक्ष अधिगम विस्मरण, जिसमें अर्थ और इसका कारण, अधिगम संधारण को विकसित करने की नीति, और लास्ट है कौशल सीखने के लिए अधिगम के अर्थ, स्वाध्याय विकसित करने के तरीके। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनिट 2 हमारा पूरा होता है। यूनिट 3 क्या कहता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। यूनिट 3 है शिक्षण, शिक्षक की समझ। इसमें टॉपिक 1 है शिक्षण क्या है। शिक्षण एक योजनाबद्ध क्रियाकलाप रूप में शिक्षण योजना निर्माण के तथ्य। दूसरा है मूलभूत शिक्षण अवधारणा और शिक्षण के योजना पर उसका प्रभाव। फिर अगला पॉइंट है शिक्षण में प्रवीणता, जागरूकता
निपुणता, सामर्थ्यता और वचनबद्धता का स्थान एवं अर्थ। उसके बाद अगला है शिक्षण प्रभाविता के मूलभूत तत्व, जिसमें व्यवहारवाद, मानवतावाद एवं रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। फिर अगला पॉइंट है शिक्षक के कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण, पूर्व संक्रिया अवस्था में कौशल एवं दक्षता, जिसमें देखते हैं हम लोग योजना, दृष्टिगत कारण, परिणाम एवं निर्णय करना, तैयारी और संगठन, अंतःक्रिया अवस्था, जिसमें सहज और व्यवस्थित, अधिगम उत्तर क्रिया अवस्था, अधिगम परिणाम का आकलन, पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था एवं उत्तर क्रिया अवस्था पर विचार विमर्श एवं चिंतन। यह थे हमारे। अगले पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रभावशाली शिक्षण से संबंधित विशिष्ट गुण, पेशेवर शिक्षक की पहचान और अपरिहार्य क्या है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि यूनिट 4 में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया है। यूनिट 4 कहता है शिक्षण की योजना। शिक्षण की योजना क्या है? शिक्षण की योजना पहला है शिक्षण कार्य योजना दृष्टिगत करना। शिक्षण कार्य योजना दृष्टिगत करना, जिसमें अध्यता एवं अधिगम तत्परता के विशिष्ट लक्षण, विषय वस्तु और उसके अंतः संबंध, अधिगम स्रोत एवं उपागम रणनीतियाँ। दूसरा टॉपिक कहता है अधिगम परिणाम पर निर्णय लेना करना, सामान्य लक्ष्य तय करना, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण एवं अधिगम के लिए मानदंड, विभिन्न क्रियाकलाप एवं गृह कार्य के लिए अनुदेशात्मक समय निर्धारण, अधिगम के अनुदेश समय पर एक रूप में। अगला पॉइंट है अनुदेशात्मक उपागम एवं रणनीतियों पर निर्णय करना, जिसमें विवरणात्मक एवं अन्वेषण उपागम, व्यक्तिगतता या लघु समूह या पूरा वर्ग विषय वस्तु में अधिगमकर्ता को शामिल बनाए रखने के लिए कौशल की आवश्यकता, तय रणनीति के संबंध में। नेक्स्ट है अनुदेशन के लिए तैयारी, उपलब्ध अधिगम के स्रोत का चुनाव एवं पहचान या आवश्यक अधिगम स्रोत का विकास। और दूसरा है एक योजना की तैयारी, अर्थात आपको लेसन प्लान बनाने हैं, जिसके तहत इकाई योजना एवं पाठ्य योजना अर्थात यूनिट प्लान और लेसन प्लान दोनों बताने होते हैं। इस प्रकार यूनिट 4 आपका पूरा होता है। यूनिट 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट 5 कहता है शिक्षण का कौशल और तरीका। शिक्षण का कौशल और तरीका क्या है? पहला पॉइंट है पाठकों को परिचित कराना, जिसमें आवश्यकता एवं विभिन्न संभावनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगमकर्ता को प्रेरित करना और उनके ध्यान को बनाए रखना, जिसमें अध्यापन, विभिन्नता का महत्व और कौशल के रूप में पुनर्वलन। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा प्रश्न पूछना, दृष्टांत एवं व्याख्या एक शिक्षक की दक्षता के रूप में वर्ग कक्षा में अध्यता अधिगम अंतर्गत। और नेक्स्ट है शिक्षण की रणनीतियाँ, विवरणात्मक तरीका, शिक्षण उपागम समझ के लिए प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा, प्रदर्शन, आग्रम, संगठक प्रतिमान। और बी है पूछताछ उपागम, विचारशील शिक्षण कौशल एवं ज्ञान का संरचना के उपागम के रूप में अवधारणा प्राप्ति, अवधारणा निर्माण, आगमन चिंतन, समस्या आधारित अधिगम और परियोजना आधारित अधिगम। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुदेशन उपागम, जिसमें हम लोग कंप्यूटर व्यवस्थित निर्देशन, अतिक्रमित अनुदेशन और क्रियाकलाप पैकेज के बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट है कि छोटा समूह एवं पूरा समूह अनुदेश उपागम, सहयोग एवं समन्वित अधिगम उपागम, मस्तिष्क उद्वेलन, भूमिका निभाना, नाटकीकरण, समूह परिचर्चा, अनुरूपण एवं खेल तथा वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी एवं अध्ययन गोष्ठी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक के
जो आपके सिलेबस हिंदी में माफ़ करेंगे C1 से लेकर के C3 तक के जो सिलेबस आपको हिंदी मीडियम में उपलब्ध कराए गए हैं बिहार यूनिवर्सिटी में होने वाली पढ़ाई को लेकर के, वह उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा और आपकी पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित होगा। C4 से लेकर के C5 और C6 इसका मैं पुनः अगले वीडियो में इसकी जो बची हुई सिलेबस है हिंदी मीडियम में वह आपके साथ लेकर के उपस्थित होऊंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। मन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, स्वस्थ रहें तथा अपने भविष्य पर ध्यान दें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर से नए वीडियो में होगी, नए तौर तरीके के साथ सिलेबस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।